प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज बशाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा मुहैया करने के साथ साथ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करने का, मेडिकल कॉलेज कायम करने का और इसके साथ साथ 2 अरब रुपए की ग्रांट का भी उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि जितना सस्ता आटा पंजाब में मिलता है उतना ही सस्ता आटा जो है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलना चाहिए। अगर वज़ीर आला बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं अपनी जेब से अदा करूँगा। इस पर आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सियासी दर्जा हरारत है उसमें इजाफा हो रहा है। ये दर्जा हरारत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून, हुकूमती इत्तेहाद भी जो है वो भी दर्जा हरारत बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो कल के जलसे में उन्होंने बहुत एग्रेसिव स्पीच की है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने उसको बड़ा सख्ती के साथ रिस्पॉन्ड किया है। शेख रशीद के हवाले से उन्होंने सख्त बातें की और शेख रशीद ने भी उसी लबो लहजे के साथ जवाब दिया है। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब में देखें तो यहाँ पर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय पा गया है। नून लीग जो है वो अपना गवर्नर पंजाब लेकर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें मिलेंगी, 2 मुआविन खुसूसी मिलेंगे। क्या फॉर्मूला तय पाया है और पंजाब की हुकूमत के ऊपर जो एक तलवार लटक रही है मुनहरिफ अराकीन की, उसका क्या बनेगा, क्योंकि वो मामला भी इलेक्शन कमीशन में है, उससे जमा होने की क्या हिकमत अमली बनाई गई है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और शाह खबर साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ जी, जो मैं कह रहा हूँ कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो कौन इस दर्जा हरारत को बढ़ाने में अपना कैसे हिस्सा डाल रहा है। ज़रा इमरान खान साहब को सबसे पहले सुनिए। कल जो उन्होंने तकरीर की उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूँ। वाह दुनिया में मुल्क उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें। अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते। सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हल्के में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे लोटा होते हुए और जमीन बेचते हुए। इमरान खान कारकुनों से कह रहे हैं कि मुनहरिफ अराकीन हैं, ये किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है और ऐसा सबक सिखाना है कि याद रखें। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जब वो आए थे इंसदाद मनशियात की अदालत में, तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, ज़रा ये भी सुन लीजिए। आखिरी मरतबा ये वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम इस घटिया हरकत से बाज ना आए, फिर हमें अपने वोटर्स को भी कहना पड़ेगा कि यहाँ कहीं ये कोई इस किस्म की बदतमीजी करें, वहाँ पे पकड़ के इनकी मरम्मत करें। वो जो पिंडी का शैतान है वो कहता था जी जेल तो मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है, तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो। कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि जी मुझे जमानत दे। तुम ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान या धमकी आमेज बयान का जवाब शेख रशीद ने किस तरह से दिया, ये भी सुन लें। शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें। हम आकर दोबारा भी इनको माफ करेंगे, हम बड़े दिल के लोग हैं। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा, हालांकि मैं तो कहता था कल ही कॉल दे दे। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए, यही हम चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। और कल मरियम नवाज साहिबा ने जो फतेह जंग में अटक में खिताब किया वो भी बड़ा एग्रेसिव था। तो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ाने में सब लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। राना मकबूल साहब, ये पीटीआई को तो सूट करता है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़े, क्योंकि वो इलेक्शन की तरफ माहौल को ले जाना चाहते हैं। ये नून लीग दर्जा हरारत को बढ़ाने में अपना किरदार क्यों अदा कर रही है? दर्जा हरारत तो वैसे किसी को भी नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन पहल जो है वहाँ से होती है। इन्होंने अजीब तरह की अपनी इलेक्टोरल आइडियोलॉजी जो है वो डिवाइस की है कि उसको मारो, उसको पकड़ो, उसको उसके साथ ये। तो क्या बाकी लोगों को क्यों ये लावारिस समझते हैं? मैं समझता हूँ ये कि पॉलिटिकल विजडम नहीं डेमोन्स्ट्रेट हो रही, ये एक तरह से पॉलिटिकल इम्बैलेंस को प्रीच कर रहे हैं, और जिसमें इसको एक लिहाज से वायलेंस को प्रीच कर रहे हैं। तो वो क्या पॉलिटिक्स हुई जिसमें वायलेंस को प्रीच किया जाए? उसको मार लो, उसको जाने न दो, इसकी शादी ना होने दो, इसकी। दिस एक्सरसाइज विल बैकफायर।
इसलिए सभी को समझना चाहिए। और शाह खाबर जैसे जो विजडम वाले लोग हैं, अगर किसी लेवल पे इनकी कोई कॉन्फ्रेंस कराएं सब लोगों की बैठ के, तो इनको समझाएं कि दे शुड बिहेव। अब मुस्लिम लीग को उसने रिएक्ट करना ही करना है। कभी ये मारते हैं, कभी जाके मस्जिद नबवी में खुदा का खौफ खाना चाहिए। जो हरकत इन्होंने की हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के ऊपर, क्या ये कोई काबिल मुआफ़ी बातें हैं? अल्लामा ने कहा था उस रोज़ा पाक के बारे में कि अदबगाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अश नाजुक तर नफस गुम करदा मियां जुनैद बागरी दींजा। एक ही अदबगाह है आसमान के नीचे, लेकिन अर्श से ज्यादा नाजुकतर है। यहाँ तो बाजीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे वली अल्लाह भी अपना जो है वो सांस बंद करके आते हैं। इन्होंने ये तमाशा जो किया है और अपने आप का जो है एक तरह से जाहिर किया कि हम क्या चीज़ है, ये इस पर गौर करने की जरूरत है। इट्स टोटली इनडिफेंसिबल। अभी शेख रशीद साहब कह रहे थे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। जलसे तो इमरान भाई आप इस तरह के काम करें तो पर्चे दर्ज ना हो। रान साहब नून लीग की जलसे क्यों इलेक्शन मांगने का देखो, नून लीग के जलसे जो हैं ये क्यों हो रहे हैं? असद साहब इलेक्शन मांगने का ये तरीका है कि मारो धाड़ो ये करो वो, ये तरीका है मांगने का? नून लीग क्या है? यही तो मैं कहता हूं कि दूसरों को ये क्यों लावारिस समझते हैं। वो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी बेस है यहाँ। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन द कंट्री, रादर लार्जेस्ट पार्टी। क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे अगर आप इस तरह करेंगे? अपने आप को संभालें। पहले भी इसीलिए ये गिरे हैं लोगों को गालियां दे के, क्यों काम तो किया कोई नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस नहीं है, तो गालियों से काम तो नहीं चल सकते। ये कहां से सीखा है इन्होंने सारा कुछ? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस लिहाज से। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि दोनों को ही अपने आप पे काबू डालना चाहिए, और खास तौर से पीटीआई के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हदूद से बढ़ते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाके ये करते हैं। ठीक, तो उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? सही है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इमरान खान साहब का जो बयान मैंने भी सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी ये मुनहरिफ अराकीन आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो इनका बंदोबस्त करो, मैं अपने कारकुनों से कहूंगा। इससे क्या मुराद है? कारकुन कैसे उनका बंदोबस्त करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ असद कि जो कल खान साहब ने बात की, बड़ी लॉजिक के साथ बात की है और इसमें बड़ा वज़न है। देखिए, बात यह है कि अगर कोई शख्स गद्दारी का मुरतब होता है, वो अपने पार्टी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने किसी भी ओहदे के साथ, किसी भी मनसब, किसी इदारे के साथ गद्दारी करता है, तो उसका बेहतर तरीका ये है, क्योंकि वहाँ की आवाम जिन्होंने उसको मुंतखब करके भेजा था और कहा था कि तुम्हें हमने बल्ले के निशान पर भेजा है, तुमने वफादार रहना है अपनी पार्टी के साथ। और जब वो गद्दारी करता है, उसकी गद्दारी की कोई भी हो सकती है, उसने टिकट की लालच में किया हो, उसने पैसे की लालच में किया हो, उसने कोई तरक्याती कामों की लालच में किया हो, तो उस इलाके के आवाम का ये हक बनता है कि ऐसे लोगों को कि जिनको वो जब दोबारा इलेक्शन में जाएं तो उसको रिजेक्ट करें। यही तरीक़ेकार है कि उनको कहें कि जी अब आप हमारे हलके से हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने आपको नुमाइंदा बनाकर भेजा। तो कानून तो नहीं रोकता ना वोट के साथ। सर, अगर कानून नहीं रोकता उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से, तो आप कैसे रोकेंगे? हाँ नहीं, अच्छा देखिए, कानून को रोकना चाहिए था, कानून ने भी नहीं रोका, क्योंकि हमने तो ये अपील दाखिल की है। पंजाब के अंदर जो है उन्होंने वोट तक कास्ट कर दिया है। इसी तरह हमने तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास है ना जी, आफ्ताब जहांगीर साहब, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। सर ये नहीं है, ऐसा नहीं होता यार असद भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। देखिए जी, जब आपको पता चल जाए कि गद्दार मौजूद है, जब आपको पता चल जाए तो फिर उस वक्त उसी को फौरी तौर पर चोर आपके सामने और आप कहो कि यार ये चोर तो है, लेकिन मैं अभी कर कुछ नहीं सकता, इसको अगली तारीख में देखेंगे, परसों को देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे। फौरन फैसला करना चाहिए कि जब पता चल गया आपको कि हाँ जी इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसका उस नुकसान को कम करने के लिए, और ये बिल्कुल मेरा हक मौजूद है, अगर मेरे हलके से कोई शख्स मेरे वोट के ऊपर मुंतखब होकर जाए और वो मेरे वोट की इज्जत ना करे जी, तो मुझे मगर आफ्ताब साहब मैं ये कह रहा हूं ना कि अभी मामला चूंकि अभी 63 की तशरीह भी अदालत में है, जिसमें आप कह रहे हैं इनको ताहयात नाअहल करें, हो सकता है सिर्फ एक टर्म के लिए वो नाअहल हो, तो अदालत से फैसला आएगा, उसके बाद फैसला होगा ना कि इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं
लड़ सकते हैं? असदुल्ला भाई देखिए, आप एक मेरे पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे आप और ईमानदारी से आप प्रोग्राम भी करते हैं। आप मुझको यार एक बात बताओ कि जो शख्स 2013 में काउंसलर जितने वोट ना ले है, 12-12 हजार वोट ले, और वो 2018 में पीटीआई के निशान पर, पीटीआई के टिकट के ऊपर वो 1-1 लाख से ज्यादा वोट ले, तो वो क्या वजह है कि जिन लोगों ने उसको पीटीआई के लिए मुंतखब किया था, इसलिए तो नहीं किया था कि जी आप जाओ और जाकर आप 25-25 करोड़ में बिक जाओ, आप जाओ और जाके नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर लो कि नून के टिकट पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आपका काम यह था कि आप अपने हल्के के लोगों के पास वापस जाते 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, अगर आप कहते हो कि जी मुझे शिकायत थी, मुझे एतराज था, आप जाकर कहते कि देखिए मैंने आपको जमा किया है, मेरे साथ ये मसाइल हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी नहीं होगा, मैं कर पा रहा हूं, तो मैं आपसे राय लेने आया हूं कि मैं पार्टी छोड़ दूं, मैं इस्तीफा दे दूं, मैं नून लीग के टिकट पर आ रहा हूं, आप मुझे मुंतखब करके दोबारा भेजें। हम कहते बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया, असूलों वाला काम किया है आपने, दिखाकर जुए के अंदर वो ताश के वो जो गेम होता है ना, फ्लैश ब्लफ, आपने दिखाया कि देखो जी हम 20 लोग जो हैं हम चले गए सिंध हाउस के अंदर है, और उनको कहा कि जी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें हम सिर्फ तुम्हारे दिखा रहे हैं, तुम्हें 25 करोड़ भी दे दिए, तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम्हें दिखा रहे हैं, और उस तुम्हारे को दिखाकर हम जो है दूसरी अलायंस पार्टियों को जो है वो करेंगे। आपके सामने था कि आपके अलायंस की पार्टियों ने क्या कहा कि आप हमारी फिक्र छोड़ें, हम तो आखिरी बंदे हैं। सही है, लेकिन आप अदालत में जहां जहां जिस फोरम पर गए हैं, चाहे वो 63 की तशरीह के लिए गए हों, कहीं पर आपने ये मौके अख्तियार नहीं किया कि हर जगह की है, 25 करोड़ के सबूत नहीं, सर सबूत हैं, सर सबूत हैं। अच्छा। क्या उसने बैठकर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में नहीं कहा कि जी मुझे नून लीग का टिकट का ऑफर हो गई है, टिकट और मैं नून लीग के टिकट के ऊपर 25 करोड़ रुपया लेना, ये दोनों अलग बातें हैं ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा असद भाई, आप अपनी ईमानदारी से बताओ कि आप अगर अपने इदारे को स्विच करोगे तो क्या आप बगैर किसी मकसद के स्विच करोगे? आप बेहतर उसके ऊपर जाओगे स्विच करके, आप बेहतर एग्रीमेंट करके जाओगे, आप कोई ना कोई बेनिफिट लेकर जाओगे। ये एक असूल है, ये दुनिया के अंदर असूल है। ये ऐसा नहीं है कि रिजर्व सीट्स वाली को क्या बताओ कि रिजर्व सीट्स वाली जो है 3 खवातीन और एक वो जो है वो कैसे चला गया, उसका क्या मतलब वो था, उसका कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सवाए पैसे की कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, सवाल पैसे की कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सही है असद भाई, आपको सब चीजों का पता है। अगेन देखें ना, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चीजें प्रूव हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, इन दोनों को कानून के अंदाज में देखना चाहिए। शाह मेरे साथ असद जिस दिन उसने फर्दर जुर्म आयद करनी थी, जिस दिन फर्दर जुर्म आयद करनी थी, उस दिन बाप बेटा और तो उठा रहे हैं। राइट। शाह खबर साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि जो मरकज का मामला या कौमी असम्बली का मामला है वो पंजाब से मुख्तलिफ है, क्योंकि मरकज में वोट कास्ट नहीं किया मुनहरिफ अरकान ने, और यहाँ पर वोट कास्ट किया है पंजाब में। अब क्या आप, सबसे पहला मेरा सवाल तो यह है कि क्या आप तखसीस करते हैं उन मुनहरिफ अरकान के बीच जो पीटीआई के टिकट पर लड़े या आज़ाद हैसियत में लड़े, और आज़ाद हैसियत लड़े के बाद में पीटीआई के टिकट पर वो आ गए? क्या कानून में इन दोनों के दरमियान कोई तखसीस मौजूद है मुनहरिफ होते हुए? जी देखिए, ये एक तो जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, उनको कुछ दिन जो है नोटिफिकेशन के बाद उनको एक फैसला करना होता है कि वो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे जी, आज़ाद जो बेंचेस हैं उस पर बैठेंगे, या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो एक दफा अगर कोई आज़ाद कोई भी पार्लिमानी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी अलल ऐलान ज्वाइन कर दे, तो वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन का जो है पाबंद हो जाता है। ठीक। उसके बाद वो ये दोनों पर डिफेक्शन क्लॉज वैसे ही इंप्लीमेंट होगी, दोनों पर डिफेक्शन क्लॉज बिल्कुल ऐसी होगी, क्योंकि अगर उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि मैं फलां पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, फलानी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होऊंगा, और उन्हीं बेंचेस पे वो बैठ रहे होंगे, तो फिर बिल्कुल उन पे आर्टिकल 63A अगर वो उसके मुर्तकिब। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है शाह खबर साहब कि एक ऐसा क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि या कोई ऐसा एक्सक्यूज़ हो सकता है कि एक मुनहरिफ शख्स जो अपनी पार्टी से हटकर या 63A की मुखालफत करते हुए वोट कास्ट कर देता है किसी दूसरी पार्टी के लिए, तो वो कोई उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन होती है कि मैंने इस वजूहात की, इन वजूहात के बिना पर कि मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, हालात ख़राब थे, या परफॉर्म नहीं हो सका था, आवाम के हम वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे, इन वजूहात के बिना पर ये मैंने अपनी पार्टी से हटकर वोट दिया है, इसलिए मेरी डिफेक्शन नहीं बनती, इस तरह का कोई आर्गूमेंट कानूनी तौर पर लिया जा सकता है क्या?
जी मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक इखलाकी पहलू होता है और एक आईनी और कानूनी पहलू होता है। ठीक। इखलाकी पहलू तो यही है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर को और उसके टिकट के ऊपर जो है वो जीता है, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर है, चाहे वो कौमी असम्बली का या सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, तो इखलाकी तौर पर तो उसको वफादार रहना चाहिए। और अगर उसका किसी बात से इख्तलाफ है पार्टी से, वो उसको तो चाहिए कि पहले वो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अंदर उसको उठाए। अगर फिर भी वो समझता है कि उसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई, तो इखलाकी तकाजा ये है कि वो रिजाइन करे और जाके फिर दोबारा इलेक्ट होके आ जाए जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के। ये तो इखलाकी पहलू हो गया। अब जो आईनी और कानूनी पहलू ये है, देखिए कि आर्टिकल 95 जो है आईन पाकिस्तान में क्या है, वो है अदम एतमाद वजीर आजम के ऊपर। अब वजीर आजम कौन होता है? ठीक, वजीर आजम होता है लीडर ऑफ दी हाउस इन द नेशनल असेंबली। ठीक है जी शाह, मैं माजरत चाहता हूँ कथा कलामी के लिए मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रही है। ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं तो मजीद इस पर आपके साथ बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, आप फरमा रहे थे कि कानूनी तौर पर क्या कोई रास्ता मौजूद है उन अरकान के लिए जिन्होंने जो है वो जो मुनहरिफ हो गए और पार्टी पॉलिसी से हट के वोट किया, क्या उनके लिए कोई कानूनी रास्ता मौजूद है कि वो फिर भी बदस्तूर कौमी असम्बली के मेंबर रहें या सूबाई असम्बली के मेंबर रहें? देखिए, जब एक आर्टिकल 63A के तहत वो अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत या उनके फैसले के बरअक्स, वो 4 सूरतें हैं जिनमें एक सूरत जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ या इवन वज़ीर आला के खिलाफ जो है वो अगर देते हैं डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो फिर तो वो बिल्कुल आर्टिकल 63A की जद में आ जाते हैं, वो डिफेक्ट कर जाते हैं। तो उसका फिर यही है कि वो पार्टी हेड जो है वो उनको डिक्लेयर कर सकता है कि इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, डिफेक्ट किया है, और उसका वो फिर इंटीमेशन स्पीकर को करते हैं। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देता है रिकमेंडेशंस के तहत कि इनको डी-सीट किया जाए जी। तो इलेक्शन कमीशन उनको फिर 30 दिन के अंदर अंदर उनको भी सुनने के बाद ये फैसला कर सकता है। लेकिन उसमें फिर कोई ऐसी गुंजाइश रह नहीं जाती। अगर कोई एक्सप्रेसली खिलाफ वर्जी करता है तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन जो है उनको जो है वो उस मुद्दत के लिए नाअहल करार दे देगा। उस मुद्दत के लिए नहीं बल्कि फौरी तौर पर वो उसकी सीट खत्म हो जाएगी नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली। तो वो क्या दोबारा उस पे अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वो दोबारा ज़िमनी इलेक्शन पे हिस्सा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, उसमें ऐसा कोई कदगन नहीं है। ना आर्टिकल 63A में है, ना आर्टिकल 62 में है, ना आर्टिकल 63 में है। राइट सर। राना मकबूल साहब, ये बताइए कि अब जो पंजाब में तो लोगों आपके जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगने की तलवार लटक रही है। ऐसे में पंजाब में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बन रहा है। आज पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग हुई है, तय पा रहा है कि जी गवर्नर हमारा आएगा, तय पा रहा है कि आपके 3 वज़रा आएंगे, 2 मुआवने खुसूसी आएंगे। ये पावर शेयरिंग और हुकूमत चलाने के मंसूबे किस बुनियाद पर बन रहे हैं? अगर इस बात का इम्कान मौजूद है कि MPs जो हैं वो अपनी सीट खो देंगे और हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रहेगी, तो क्या होगा? देखिए जी एसएस साहब, इसमें अब केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है जी। आप जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उसके बाद ही होगा जो होगा। इसलिए कोई पार्टी अपने आप तो नहीं चाहेगी कि मैदान छोड़ के चली जाए और सरेंडर कर दे। दे विल वेट फॉर द वर्डिक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन और वो पता चल जाएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन उसमें करता है। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें वो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला करता है तो गो टू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको टेम्परेरी इंजंक्शन दे देता है तो दे विल कंटिन्यू। तो मैं तो समझता हूँ एक और प्ली इनके पास है कि ये सब जुडिस से पहले ही 63 वाला मसला सुप्रीम कोर्ट में मे बी द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स कि लेट्स वेट फॉर ऑन द पिटिशन ऑफ द MPs कि लेट्स वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस इशू 63A के ऊपर। तो ये सारी बातें जो हैं ये मगर इसकी जो तशरीह है वो इलेक्शन कमीशन के पास तो ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में तशरीह के लिए नहीं गई है कि जी आप इसकी तशरीह कर दें।
इलेक्शन कमीशन समझता है कि 63 मैं ये नहीं कह रहा जी ओहो, देखो है तो 63A ही है ना जी तशरीह के लिए वहाँ, और तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो ये मैं वन ऑफ द ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन के पास हो सकता है, दैट टू ऑन द पिटिशन ऑफ द MPs जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर वो ऐसी कोई बात होती है तो ठीक है, लेकिन अब ये कैसे हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है जो इलेक्ट हो गई है वो खुद ब खुद ही चली जाए घर? ये तो नहीं हो सकता ना जी। वील हैव टू वेट। इसमें एंग्जाइटी और इम्पेशंस जरूर है कुछ लोगों में, लेकिन वील हैव टू बी लिटिल पेशेंट एंड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सही है जी, तो ये है इसका जो आपके सवाल का जवाब है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये पंजाब में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप गवर्नर आपका तब्दील हो जाता है और नून लीग का गवर्नर आ जाता है और हमजा शहबाज अक्सरियत खो भी देते हैं, तो भी गवर्नर अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए नहीं कहता तो वो कम अक्सरियत के साथ भी या अपनी माइनॉरिटी के साथ भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा असद, पहली बात तो ये कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मैंने सुना मैं जी, अच्छा मैं तो अच्छा मैं राना साहब भी मेरे ख्याल में वकील हैं, शायद लॉ भी किया होगा। मैं तो एक लेमैन आदमी हूँ, मैं तो गलियों का कारकुन हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन आर्गूमेंट कैसा दिया है उन्होंने कि जी वो वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको ये दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट उनको ये दे देगा। और भाई सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त जो है हाई कोर्ट और हाँ वही ना 3 महीने क्या 3 साल गुजार देंगे सुप्रीम कोर्ट। तो क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कंडम्प्ट लगने का है, तो मुझे कल लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि आफ्ताब भाई आप बेफिक्र रहे, आपको कंडम्प्ट लगेगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ूंगा, समझे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंडम्प्ट करनी ही है कि आपको वकील मिल गया। नहीं, मैं तो मेरी राय का मुझे अब इजहार करने का हक हासिल है, ये मुझे आज़ादी मिली है और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखें बात ये है कि मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, अगर तो वो कहता है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको 24 घंटे के अंदर इस तारीख में इतने बजे आपने वोट कास्ट करवाना है, 12 बजे रात को खुलकर फैसला देती है, तो हमें बिल्कुल हक हासिल है, हर एक को हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए। और सुप्रीम कोर्ट की अब ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो सियासी मामलात के साथ साथ जो लोगों के समाजी मामलात हैं उस पर भी, अब जैसे मैंने इरादा किया कि जी मैं पानी के मसले के ऊपर, बिजली के मसले के ऊपर रात को 12 बजे है वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अच्छा, इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें जो अभी जब बात करनी है तो आर्गूमेंट्स की बुनियाद पे बात करनी है। शाह खबर साहब ने जो बात की उसका जवाब कानूनन देना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक चीज़ मैं आज शाह खबर साहब और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको पूछता हूँ कि हमारे आइन के अंदर, देखें मैं तो पहली दफ़ा मुंतखब होकर गया हूँ पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे आइन में भी बहुत सारी चीजों की वजाहत नहीं है। हर चीज को आधा पूरा वो करके छोड़ दिया गया, जैसे 63 है तो उसको छोड़ दिया, 69 है तो उसको छोड़ दिया, 5 है तो उसको छोड़ दिया, और फिर हम उसकी तशरीह के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर हम हर चीज को क्लियर कर दें कि भाई 63 का जो मरतकब होगा शख्स, उसके ऊपर ये कदगन है, उस पर ये पाबंदी है, उस पर लाइफ टाइम बैंड है, वक्ती बैंड है, या सिर्फ उस वक्त तक का है, या कुछ भी नहीं है, हर चीज को अगर हम डिफाइन कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, लोगों को फैसला करने में आसानी होगी, लोगों को ये रास्ता जो है कोर्टों का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बहुत सारा काम करने की जरूरत है इस पार्लियामेंट में, और इसने ये जो अब सिनेरियो बना है इस मुल्क के अंदर, इसके बाद जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी तो अब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी और वो बहुत सारी चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएगी, चाहे वो किसी की हुकूमत भी आए। तो मैं ये समझता हूं कि जिसने किसी ने भी कोई जो उन्होंने अभी बात की, शाह खबर साहब ने बहुत ही क्लियर कट बात की, और ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है और असदुल्ला की भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने किसी एक पार्टी के टिकट पर या किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसका हल्फ उठा लिया है, तो फिर आप उसके फैसलों के पाबंद हैं। अगर आप उसके फैसलों से इनाफ करेंगे तो आपको अखलाकी और वैसे भी सजा जरूर मिलेगी। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर जितनी जल्दी फैसले हो जाएं उतना अच्छा है, ये मुल्क की सियासत के लिए भी, आवाम के लिए भी बहुत बेहतर होगा। सही है। एक दो चीज़ें मैं शाह खबर साहब आपसे समझना चाहता हूं। एक तो जो मैंने अभी सवाल किया था कि अगर अच्छा माजरत के मैं शाह खबर साहब को ईद मुबारक नहीं कह सका। अच्छा, मैं शाह खबर साहब को ईद मुबारक नहीं कह सका क्योंकि राना साहब के मैं एक प्रोग्राम में ठीक है, सही है, चले आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, मुझे शाह खबर साहब एक चीज़ तो ये समझा दें कि क्या ऐसा ही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने भी आफ्ताब साहब के सामने सवाल भी रखा था
कि अगर पंजाब में MPAs मुनहरिफ MPAs जो हैं वो D सीट हो भी जाते हैं और हमजा शहबाज के पास अक्सरियत कम हो भी जाती है, लेकिन गवर्नर उनके को नहीं कहते कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो अपनी कम तादाद के साथ, मतलूबा तादाद से कम तादाद के साथ भी अपनी हुकूमत को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि गवर्नर उनसे नहीं कहते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है सूबाई असेंबली का, और लीडर ऑफ द हाउस वो होता है जो कि अक्सरियत इंजॉय कर रहा होता है हाउस में। अगर फर्ज करें कि एक ये जो मुनारिफ अरकान या अगर जिन लोगों ने अपनी पार्टी के कॉन्ट्ररी जो फैसले किए हमजा शहबाज साहब को वोट दिए, अगर वो आर्टिकल 63A में उसकी जद में आ जाते हैं और वो नॉन सीट हो जाते हैं, तो फिर तो यकीनी तौर पे हमजा शहबाज या कोई भी लीडर ऑफ द हाउस हो वो अपनी अक्सरियत तो खो देगा। उसके बाद फिर गवर्नर पर लाजिम है कि वो आइन ही प्रोवाइड करता है कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें। अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो ठीक है। तो ये गवर्नर पर बाइंडिंग है कि वो लाजमी कहेगा कि आप कॉन्फिडेंस को वोट दें? देखिए मैं आपको बताऊं, जो आइन कहता है गवर्नर पे ये लाजम जरूर है कि अगर वो ये महसूस करता है कि ये वाकई अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर गवर्नर ऐसा नहीं कहते तो फिर जो ऑपोजिशन में जो पार्टीज बैठी हुई हैं वो एक अपनी मतलूबा तादाद कहीं से साबित करके वो लिख सकते हैं गवर्नर को कि गवर्नर साहब हम इतने लोग जो हैं इस साइड पे हैं और वो जो लोग डिफेक्ट कर गए हैं वो नॉन सीट हो चुके हैं, लिहाजा ये जो मौजूदा लीडर ऑफ द हाउस है ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, तो इनको आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें, तो फिर बिल्कुल वो उनको करना पड़ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसलिए वो एक मुश्किल जरूर जो है ये पेश आ सकती है। एक चीज़ और समझा दें इस पे शाह खबर साहब, एक चीज़ बता दें, आज राना सनाउल्लाह साहब ने इंसदाद मुनशियात की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त है मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की, यानी अब मैं जो है वो वज़ीर दाखिला हूँ तो मेरी मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी कबूल की जाए। राना सनाउल्लाह साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, क्या कानून के मुताबिक ये केस उनकी हाज़िरी के बगैर चलाया जा सकता है और फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी? क्या कोई नुमाइंदा मुकर्रर करने की जो दरख्वास्त की गई है इसको क्या कैसे आप देखते हैं कानूनी तौर पर? जी ये बिल्कुल एक बड़ा टेक्निकल असद साहब उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जी मैं शाह खबर साहब मैं अर्ज कर दूं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि जब तक फर्द जुर्म नहीं लगती उस वक्त तक मेरी हाजिरी जो है वो माफ की जाए। जी ये तो क्लैरिफाई हो चुका है। उन्होंने फर्द जुर्म पिछले 2.5 साल से फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। अच्छा ये बेसिकली अब झूठे केस में लगानी लगा लें फर्द जुर्म। जी मैं गुजारिश करता हूँ, ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसका सेक्शन है 540A, वो ये कहता है कि कोई शख्स किसी वजह से जी मुकदमे की जो है वो पैरवी प्रॉपर्ली ना कर सकता। अच्छा मैं सर ये नुक्ता मैं आपसे समझता हूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो इसाक खाकवानी साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा मैं एक नुक्ता उनका भी ले लूँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसाक खाकवानी साहब, आप इसकी जो मामला पंजाब में हमें नज़र आ रहा है और आइंदा दिनों में एक आइनी बहरान दिखाई देता है कि MPA जो हैं वो अगर उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है, इलेक्शन कमीशन फैसला कर देता है, तो फिर पंजाब को कैसे चलाया जा सकेगा? कोई कानूनी रास्ता आपको नज़र आता है? जी मेहरबानी, आपने मुझे जो कुछ मेरे इल्म में है वो मैं अर्ज कर देता हूँ जी। बाकी इसके ऊपर तो एक कानूनी बहस तो कानूनदान ही कर सकता है जी। मुझे जो थोड़ा बहुत पता लगा है इन अपने दोस्तों से जिनके ऊपर ये इस चीज का इतलाक हुआ है जी, वो कह रहे थे कि जी इसमें 2-3 हुक्म है जो कि अभी तक नहीं हुए। एक तो है कि कानून में लिखा हुआ है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी या प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आप मेंबरान को वो नोटिस देगा और वो कोई बात करेगा। नंबर 1 वो इसमें नहीं हुआ, उन्होंने शायद असद उमर साहब से नोटिस दिलवाया है विच इज नॉट द प्रॉपर अथॉरिटी। अच्छा। सेकंड, उनको बुलाकर चेयरमैन ने बात करनी थी, रिटन इंस्ट्रक्शन देने थे कि आप ये करेंगे और वहां जाकर आपने असेंबली में ये करना है वो, तो उसकी कोई मेरे ख्याल में उस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं गई। सेकंड चीज जो मुझे पता लगी है वो कह रहे थे कि जी हमें सुना नहीं गया, अभी तक हमारे साथ किसी ने बैठ के हमारे से बात नहीं की, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, हमें रिटन
इलेक्शन कमीशन से या स्पीकर के दफ्तर से जो कोई आने थे वो कागज, वो इस तरह मैंने सरसरी बात सुनी है। पहला तो मुझे पता था, ये सरसरी बात की है। तो ये 2-3 चीजें हैं। और वो जो एक लोगों में ख्याल है ना कि 30 डेज में एक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 डेज में फैसला करेगा उनके अहलियत के बारे में, वो उसके ऊपर भी डिबेट है कि आज तक ऐसी जितने भी चीजें लिखी जाती हैं उसमें वुकला की रिक्वायरमेंट्स, उनकी मौजूदगी, वहाँ आना जाना, वो 30 डेज का कोई पीरियड सेक्रोसेंट नहीं है कि वो 30 डेज में ही फैसला होगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। आज तक तो कोई चीज और केसेस में भी होता है इतलाक के जी आपने इतनी जल्दी में फैसला करना है। कई केस अभी तक चल रहे हैं 2018 के। तो खाकवानी साहब, आप समझते हैं कि इन कानूनी मुँह शिगाफियों की रोशनी में हुकूमत पंजाब को कंटिन्यू करना चाहिए? और मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि उनको करना चाहिए उनका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी जो लोगों में एक इस्तराब है कि जी यहाँ पर जल्दी फैसला हो जाएगा और हुकूमत टूट जाएगी या उनका जो 186 का नंबर है वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो इतने आसानी से नहीं होगा। नहीं है। ठीक है, कई कानूनी मुँह शिगाफियाँ शाखावर साहब बताई हैं खाकवानी साहब ने, आप कैसे देखते हैं इन मुँह शिगाफियों को? जी देखिए, खाकवानी साहब ने एक बात दुरुस्त की है कि अगर तो ऐसा है जैसे कि अभी वो फरमा रहे हैं कि जो आर्टिकल 63A में जो कानूनी तकाजे हैं, जो एक प्रोसीजर दिया गया है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो यकीनन ऐसी डिफेक्शन जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। मसलन अगर एक तो ये है कि किसी भी पार्लिमानी, अगर सूबाई पार्लिमानी पार्टी है या कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी है, उसका पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास बुलाना जरूरी है। वो अपने नेशनल असम्बली के रूल्स या सूबाई असम्बली के रूल्स में लिखा है कि उसको कैसे बुलाना है। उसमें एजेंडा आइटम होगा कि उसमें क्या क्या फैसले हुए हैं, और अगर उस पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट है, या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उसमें हमारा फैसला ये है कि कोई भी हमारा रुकन पार्लिमानी पार्टी का इस फैसले से इनहराफ नहीं करेगा। अगर करेगा तो आर्टिकल, और अगर ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ तो फिर आप समझते हैं नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा सुकम होगा, बहुत बड़ा डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो कानून का जो मंशा ये होता है कि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स दी जाती है उसका पूरा होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसी सूरत होगी तो कोई अगर डिफेक्ट करेगा तो जो पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है, चाहे वो सूबाई असम्बली में है, चाहे वो कौमी असम्बली में है, या पार्टी का जो चेयरमैन सरबराह है, ठीक है, वो फिर उसको एक शो कॉज नोटिस देगा। राइट सर, कि आप हमें ये वाजे करें कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों ना आपको डिफेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। तो जब उसके जवाब के इत्मीनान बख्श नहीं होगा तो फिर वो डिक्लेयर करके स्पीकर को भेजेगा और स्पीकर उसको इलेक्शन। सही है, राइट सर। चले, मैं आप इजाज़त दीजिएगा सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। वापस आकर राना मकबूल साहब से मैं ये हमजा शहबाज साहब ने जो आज कहा है कि आम इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं, इससे उनकी क्या मुराद है कि कितने अरसे में आम इंतखाबात हो जाने चाहिए? क्या हुकूमत यानी जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, उसके अंदर क्या चल रहा है? क्या वो चाहते हैं कि अपना वक्त असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, या कबल अज़ वक्त इंतखाबात का जो है वो एक ऑप्शन उनके जहन में है? तो राना मकबूल साहब से इस पर जानते हैं। और राना सनाउल्लाह वाला सवाल जो है वो रह गया कि उन्होंने जो मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी है जब तक कि फ़र्द जुमायद नहीं होती, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमजा शहबाज साहब ने बात की है, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ आम इंतखाबात के हवाले से उनके जहन में क्या बात है, सुनिए।
आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं, आम इंतखाबात ही इस मुल्क में मसाइल का वाहिद हल है। खाना जंगी कुछ लोग चाहते हैं। इमरान खान वो शख्स है जिसने खुदकुश बमबार की जैकेट पहनी हुई है और वो पाकिस्तान के आइन को तहबाला करना चाहता है, कानून को अपने पैरों तले रोंदना चाहता है। हम सियासी मैदान में इमरान नियाजी का मुकाबला करेंगे, इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जो चीनी के लिए, आटा के लिए आवाम को लाइनों में लगना पड़ा, दवाइयां जो है वो नापैद होगी। इमरान नियाजी की डाकों को जो आवाम की जेब पे डाले हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। कानून अपनी हरकत में आएगा, इंतकाम नहीं हम करेंगे। राना मकबूल साहब, ये आम इंतखाबात कितने अरसे में नून लीग के जहन में है कि हो जाने चाहिए, और अगर ये 2, 3, 4 महीने के अंदर होने हैं तो इस दौरान में क्या ये तमाम केसेस जो समझते हैं कि जिन लोगों ने ये आटा, चीनी और मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो रहा है उन पर एक केसेस बनने चाहिए, तो ये क्या ओवरऑल खाका जहन में है क्या इस वक्त नून लीग के? देखिए जी, जो इलेक्शन है ना जी, उसके बारे में तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले जी, तो इलेक्शन कमीशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मसला है, कोई और है, तो हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसलिए ये तो बात इलेक्शन कमीशन ने कह दी है, और इलेक्शन कमीशन ये बॉडी है जो सारे इलेक्शन को रेगुलेट करती है। कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। दूसरा, हमजा साहब ने जैसे कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो करनी है, तो इसी पीरियड में मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो इसलिए जो इलेक्शन है ये 7 महीने के बाद ही होगा, 7 महीने के 3 महीने बाद हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, तो इस तरह इलेक्शन का शेड्यूल जो है पार्टी के जहन में है। बाकी को और चेंजेस बाद में आती हैं तो अलग बात है। अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, मैंने क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो पिटीशन है फॉर एग्जाम्पशन टू अपीयर, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक फर्द जुर्म नहीं लगती तब तक जो है मेरी हाजिरी माफ की जाए, ये उन्होंने कहा है। इसलिए फर्द जुर्म को उन्होंने खुद अपनी पिटीशन में क्लैरिफाई किया है। बाकी जो फर्द जुर्म लगनी है, ये अल्लाह का अजाब होता है, कितने झूठे केसेस बना दिए जाएं सर, लेकिन ये झूठे और सच्चे का तो पता ट्रायल के बाद ही चलता है ना। फर्द जुर्म लगेगी, ट्रायल होगा तो ही पता चलेगा कि केस झूठा। नहीं, ये इसका पता, इसका सब इसका पता चल गया है, सबको पता है। आप भी अपने दिल पे हाथ, तो फिर केस खारिज करने की दरखास्त देना सर, बरीयत की दरखास्त खत्म किया जाए। जब पता चल गया है तो फिर केस को क्यों चलाया जा रहा है? कि वो दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द लॉयर। वो तो नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, खुदा के लिए आफ्ताब साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। इस केस में, इस झूठे केस में आप बड़े मुकद्दस हैं मेरे लिए। इस झूठे केस में आप इस इशू को सपोर्ट ना करें। आप भी अपने ज़मीर और अल्लाह के सामने जवाब दें। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। राना सनाउल्लाह साहब अगर इसमें मासूम है तो ये 2 साल पहले से आना चाहिए था। वो मासूम है और जाहिर है वो ट्रायल चलता तो होता है। हमारा यही तो, मैं तो हमेशा ये नुक्ता अपना पेश करता हूँ कि ट्रायल हो जाए और जल्द अज जल्द हो, ताकि पता चले कि राना सनाउल्लाह साहब मासूम है। उनका एक छोटे से ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आफ्ताब साहब आपके पास आता हूँ। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इंतशार नहीं चाहता हूँ, पुरअमन मार्च चाहता हूँ इस्लामाबाद की तरफ, और मेरी किसी से मैं झगड़ा नहीं चाहता और इंतशार नहीं चाहता। उन्होंने काफ़ी और भी बातें की हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो आज शांगला में शहबाज शरीफ साहब ने आटा सस्ता देने के हवाले से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको पुकारते हुए क्या बातें की और किस तरह से वादा किया आटा सस्ता देने का, जरा सुन लीजिए। 3 हफ्ते हुए हैं मैंने खादमे पाकिस्तान का ओहदा संभाला। झूठे वादे नहीं करूंगा, गलती होगी तो आपसे माफी मांगेंगे। मैं दिन रात आपके लिए काम करूंगा और आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक
अजीम सुबह बनाकर दम लूंगा, जान लड़ा दूंगा और केपी वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम लूंगा। यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ, अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा। मैं चाहूंगा कि केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। केपी के वजीर आला ने मेरी ये अपील ना मानी तो फिर मुझे वो केपी के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर केपी के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा। हर सूरत जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज शरीफ साहब सस्ता आटा मुहैया करने के लिए पुरअज़्म हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने कपड़े ही क्यों ना बेचना पड़े। ये आफ्ताब जहांगीर साहब आखिर वज़ीर आज़म साहब को कपड़े बेचने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? सस्ता आटा फराहम क्यों नहीं करते खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कल या परसों शायद वो मैराडोना की एक शर्ट जो है वो नीलाम हुई है कोई $1.5 अरब की, तो उन्होंने उसको देख लिया होगा और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इनके कपड़े भी जो है 2-4-5 अरब के बिक जाएंगे, तो वो उससे वो जो है वो लोगों को आटा सस्ता मुहैया करेंगे। खुदा के लिए चीनी वाले आपके साथ बैठे हैं जिनको आप चीनी चोर कहते थे, आटा चोर कहते थे, उनके घरों में जा रहे हैं, वो आपके घरों में आ रहे हैं, आप तो बड़ा दोस्ती हो गई है, तो ये चीज़ें आसान कर दें। हम तो चाहते हैं, आज मैं एक चैनल देख रहा था वो बता रहे थे कि 1200 रुपये किलो जो है वो नींबू बिकने लग गया है। तो ये महंगाई है जो हम पर इल्ज़ाम लगा था, तो वो महंगाई तो है ही। हम तो ये कहते थे कि ये महंगाई है, आप हम कहते थे, हम कहते थे इसको हम काबू करेंगे। जो बातें आप कर रहे हैं वो बातें तो हम भी करते थे, उसमें नई कौन सी बात आ गई। लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमने कहा कि हम बैट बेचकर है आटा के सस्ता करेंगे, ये करेंगे, या कि किट बेचकर। तो आप कपड़े ना बेचें, आप चीज़ों के लिए आसानियां पैदा करें, जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें और जो हकीकत है उसको माने। आपको रशिया सस्ती गैस दे रहा था, 30% सस्ती, गंदम 30% सस्ता मिल रहा था, वहां से लें और लोगों के लिए मुहैया करें। आने वाला वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक मुश्किल वक्त है, इसको मानना होगा, हमें हकीकत के साथ चलना होगा। लेकिन ये जिस तरह की जलसे के अंदर तकरीरें करके कपड़े बेचकर, अगर कपड़े बेचकर होता तो सारी दुनिया कपड़े बेचकर जो है ना वो असल नया कपड़ा और लुंडे के कपड़े में बड़ा फर्क होता है, तो वो उसमें इन जैसे लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए बेहतर यह है कि हमें कोई ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों के लिए आसानियां हो जाए। आपके भाई साहब जो थे एक्स प्राइम मिनिस्टर, कन्वर्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो जो थे वो भी आके एक जगह गए, आज मैं दिल मेरा खुश है, आज मैं 5 अरब दे रहा हूँ, आज मैं 2 अरब दे रहा हूँ, तुम्हें लूट लो। तो आप भी 2 अरब दे रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो भाई आपने खुद इकरार कर लिया कि मैं गया था, मेरा बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ सऊदी अरब में, मगर मिला कुछ नहीं। मेरा बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ अबू धाबी में, मिला कुछ नहीं। अभी आज ही की तकरीब में वो क्लिप्स भी सुना दें आप। सही है, वो क्लिप बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, लेकिन हम कब तक इसको उठा के फिरते रहेंगे? कहा कि जो बात हम कहते थे, जो हम बात कहते थे असद भाई के कशकोल तोड़ दो, जो बात हम कहते थे कि मांगना छोड़ दो। जी सही है, यही उन्होंने भी कहा कि कैसे हम कशकोल कब तक उठाए फिरेंगे। लेकिन मुझे राना मकबूल साहब, देखिए डॉलर काबू में आ नहीं रहा, पेट्रोल आप बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है। ये कहां से आप महंगाई को काबू करेंगे, महंगाई कम करेंगे? और फिर आप क्या सूबाई खुद मुख्तारी की जो है वो की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं? विफाक जो है अगर वो सूबे में जाकर मुदाखलत करके कहेगा कि जी आटा उस कीमत पर दो जिस कीमत पर मैं कह रहा हूं, तो ये कैसे चलेंगे मामला? नहीं, ये खुदा, अब ये जो दुनिया में ऐसे होता है, इमरजेंसी कंडीशंस हैं, इसमें रिक्वेस्ट करना किसी सूबे को या सूबे के सरबराह को कोई मायूब चीज़ नहीं है। मगर ये प्रैक्टिकल लगता है कि वो कहते हैं कि मैं हर दुकान पे सस्ता आटा दूंगा खैबर पख्तूनख्वा में। ये प्रैक्टिकल लगता है सर ये वादा? हाँ, वो करके बताएंगे, वो कर लेते हैं, वो बहुत मेहनती आदमी है, बहुत ज़्यादा परसू करते हैं चीज़ों को। इंशाल्लाह आप थोड़ा इंतजार कर लें, 8-10 दिन, आपको इसका नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। आफ्ताब साहब वो हमारे भाई जो हैं वो बड़े मजाक और इस्तेज़ाह के मूड में हैं। ये जो उन्होंने कपड़ों की बात की तो एक सिंबॉलिक बात है ना जी,
ये कोई ज़रूरी है कि यही ऐसे होगा? ये सिंबॉलिक है। उन्होंने कहा कि मैं हर तरह का स्टेप इसके लिए उठाऊंगा। अगर वो सिंसियरली अभी कुछ देखें तो सही ना, काम करते हैं तो आप उनको काम करने दें। अभी हमें उनकी लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। गैस का उन्होंने कहा कि जी खरीद लें रशिया से, तो मैं आफ्ताब साहब से पहले भी हम इकट्ठे होते रहते हैं एक दूसरे के सामने। एक सवाल पूछता हूँ कि जब पिछले साल जनवरी में आपको $4 पर यूनिट LNG मिल रही थी, तो उस वक्त आपने क्यों ऐसे किया? चलें, ये इस सवाल का जवाब तो किसी आइंदा नवंबर में जाके, क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। $3.5 मिली। शाह आफ्ताब जहांगीर साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।